हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा मध्यकालीन भारत के इतिहास का ये 5वां लेक्चर है जिसमें हम तुगलक वंश को कवर करेंगे। इससे पहले हमने खिलजी वंश को कवर किया था जो कि 1290 से लेके 1320 ईस्वी तक था। तुगलक वंश का काल 1320 से लेके 1414 ईस्वी तक चलता है। चूंकि हम यह महेश वडोल सर की NCERT पुस्तक से कवर कर रहे हैं जो कि प्रश्नों के माध्यम से कवर किया गया है, हम प्रश्नों को देखेंगे, जहां आवश्यक पड़ेगा कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करते हुए चलेंगे, जिससे हमारे NCERT के प्रश्न भी तैयार हो जाएंगे और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। और चूंकि NCERT के प्रश्न हैं तो अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए हम प्रश्नों को देखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है, 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? किसकी बात हो रही है? तुगलक वंश की। तुगलक वंश की स्थापना 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक के द्वारा की गई थी, जिन्हें हम गाजी मलिक के नाम से भी जानते हैं। तुगलक वंश की स्थापना 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक के द्वारा 1320 ईस्वी में की गई थी, जिन्हें हम गाजी मलिक नाम से भी जानते हैं। तो कभी भी प्रश्न आ जाए तुगलक वंश की स्थापना किसने की, तो गाजी मलिक के द्वारा की गई थी। ये नाम भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम ये गाजी मलिक जो गयासुद्दीन तुगलक थे, किनको पराजित करके की? चूंकि तुगलक वंश की स्थापना खिलजी वंश के बाद होती है, तो 5 सितंबर, हम इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि 5 सितंबर 1320 ईस्वी को खुसरो खां को पराजित करके गाजी मलिक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। और उन्होंने 8 सितंबर को, जब 5 सितंबर को खुसरो खां, क्या नाम है? खुसरो खां, जो कि खिलजी वंश के अंतिम शासक थे, उनको पराजित किया। और 8 सितंबर को अपना राज्याभिषेक दिल्ली में करवाया गयासुद्दीन तुगलक ने अपना। तो ये आप याद रखिएगा, तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 ईस्वी में की थी, खिलजी वंश के शासक खुसरो खां को पराजित करके। आगे देखते हैं। तुगलक गयासुद्दीन तुगलक को गाजी मलिक नाम से भी जाना जाता है। आगे का प्रश्न है, सल्तनत काल में नहरों का निर्माण तथा डाक व्यवस्था का आरंभ करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने तुगलक वंश में नहरों का निर्माण शुरू किया और डाक व्यवस्था प्रारंभ किया? वही गयासुद्दीन तुगलक, जिन्हें हम गाजी मलिक नाम से भी जानते हैं। गयासुद्दीन तुगलक ने अलाउद्दीन के समय में जो अमीरों की भूमि थी उन्हें पुनः लौटा दी। जो अलाउद्दीन खिलजी ने अमीरों की भूमि ले ली थी, खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही प्रतापी शासक थे, उन्होंने अमीरों की भूमि ले ली थी। गयासुद्दीन तुगलक ने उनकी भूमि वापस कर दी और नहरों का निर्माण करवाया, डाक व्यवस्था शुरू की। तो कभी भी प्रश्न आ जाए कि डाक व्यवस्था सबसे पहले तुगलक वंश में किसके द्वारा शुरू किया गया? गयासुद्दीन मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा डाक व्यवस्था और नहरों का निर्माण शुरू किया गया। आगे देखते हैं। किस सूफी संत के साथ गयासुद्दीन तुगलक के अच्छे संबंध नहीं थे? किसकी बात हो रही है? कोई सूफी संत थे जिनका गयासुद्दीन तुगलक, जो कि तुगलक वंश के संस्थापक हैं, उनके अच्छे संबंध नहीं थे। वो थे निजामुद्दीन औलिया। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको फैक्ट के रूप में याद रखिएगा। आगे देखते हैं। यहाँ पे एक नोट है इसी के बारे में कि बंगाल अभियान से लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक ने आदेश दिया था कि उसके दिल्ली पहुंचने से पहले ही औलिया दिल्ली छोड़ दें। इसी संदर्भ में निजामुद्दीन औलिया ने सुल्तान के विषय में कहा था, दिल्ली अभी दूर है, हनूज दिल्ली दूर अस्तः। ये किसका कथन है? निजामुद्दीन औलिया का। उन्होंने कहा कि आप बंगाल अभियान पे गए हैं, बंगाल कहाँ? यह प्यारा भारत है हमारा, यहाँ पे बंगाल है, बंगाल अभियान में गए हैं और दिल्ली यहाँ पे है। जब उन्होंने निजामुद्दीन औलिया को दिल्ली छोड़ने के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि हुनूस दिल्ली दूर अस्ते, मतलब अभी दिल्ली दूर है, इस बीच आपको कुछ भी हो सकता है। ये निजामुद्दीन औलिया ने
गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कहा था, जो कि तुगलक वंश के संस्थापक थे। आगे देखते हैं। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक विद्वान शासक था, जो कि तुगलक वंश का शासक था। वो सर्वाधिक विद्वान था, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जितना वो विद्वान था उतना ही मूर्ख माना जाता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में माना जाता है कि वो सर्वाधिक शिक्षित था, विद्वान था और योग्य व्यक्ति था। मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजना, क्रूर कृत्यों, दूसरों के सुख दुख के प्रति उपेक्षा का भाव रखता था। वो दूसरों के पास क्या दुख है, क्या सुख है, उसे इस बात का परवाह नहीं हुआ करता था। इसी कारण मोहम्मद बिन तुगलक को स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपासु नाम से भी पुकारा जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर एक कोही नामक एक विभाग भी स्थापित किया था। जैसे आगे के वंशों ने सैन्य विभाग स्थापित किया, उसी तरीके से कृषि के विकास के लिए एक अमीर एक कोही नामक अमीर एक कोही नामक एक नवीन विभाग बनाया था। आगे देखते हैं। यहाँ मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कुछ बात की है। मोहम्मद बिन तुगलक के प्रमुख कार्य बताए गए हैं, जैसे उनकी योजनाएं क्या थी और विशेषता क्या थी उन योजना की। सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक की एक कार्य प्रमुख क्या है कि उन्होंने राजधानी परिवर्तित किया था 1326-27 ईस्वी में। कहाँ किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद कर दिया था। दौलताबाद कहाँ है? दिल्ली में है। उन्होंने देवगिरी का नाम बदल के दौलताबाद कर दिया, उसे सल्तनत की राजधानी बनाया। योजना असफल रही। दौलताबाद कहाँ है? वर्तमान के महाराष्ट्र में है, जो कि देवगिरी नाम से जाना जाता था, उसे दौलताबाद कहा। और 1335 ईस्वी में जब दौलताबाद में इनकी राजधानी सफल नहीं रही, तो पुनः उन्होंने दिल्ली में राजधानी को स्थानांतरित कर दिया। तो याद रखिएगा 1326-27 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा देवगिरी, जो कि महाराष्ट्र में था, दौलताबाद में राजधानी बनाई दौलताबाद नाम से। और इसके बाद जब वहां सफल नहीं हुई तो पुनः 1935 ईस्वी में राजधानी को दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया। तो खुद के निर्णय लेते थे और उस निर्णय को पलट दिया करते थे। आगे है, मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब में कर वृद्धि कर दी थी। दोआब क्षेत्र क्या होता है? जैसे जो दो नदियां बहती हैं, जैसे गंगा बह रही है, मान लीजिए ये सिंधु नदी है कश्मीर से, और गंगा नदी बह रही है, तो इसके जो बीच का क्षेत्र है यह सतलज नदी है। सतलज, झेलम, ब्यास, जो पांच नद हैं, उनके बीच के जो क्षेत्र हैं, दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहा जाता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि कर दी। उन्होंने कहा दोआब क्षेत्र में तो बहुत अधिक धन होता है, तो हम वहां से अगर कर वृद्धि कर देंगे तो हमारे राजस्व में वृद्धि हो जाएगी। इसको महत्वपूर्ण क्या है कि दोआब में कर वृद्धि कर दी गई। यह योजना भी असफल रही, क्योंकि 1327-28 ईस्वी में उस समय वहां अकाल पड़ जाने के कारण जनता कर नहीं दे सकी। ऐसा होता था कि कई बार अकाल पड़ जाते थे, क्योंकि कर राजस्व फिक्स होते थे, इसलिए जनता दे नहीं पाती थी और अंततः राजस्व का ही नुकसान होता था। जनता तो परेशान होती ही होती थी। आगे देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का भी प्रचलन किया था 1330 ईस्वी में। कितने प्रयोग किए? सबसे शिक्षित व्यक्ति है, विद्वान व्यक्ति है और योग्य व्यक्ति भी माना जाता है, लेकिन उन्होंने ऐसे निर्णय लिए जो उन्हें वापस लेना पड़ा। उन्होंने सांकेतिक मुद्रा ये होता है कि आप तांबे की भी मुद्रा बना सकते हो, कांसे की भी मुद्रा बना सकते हो। जैसे सांकेतिक मुद्रा के रूप में मोहम्मद बिन तुगलक ने कांसा और तांबे के भी सिक्के चलाए थे, जो कि चांदी के
टंका, चांदी के सिक्के को टंका कहा जाता था। चांदी के सिक्के को टंका कहा जाता, उस टंका के बराबर होता था सांकेतिक मुद्रा। वो भी प्रचलित नहीं हो पाया। चांदी की कमी का सामना करने के लिए सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, किंतु नियंत्रण के अभाव में यह भी योजना असफल रही। तो सांकेतिक मुद्रा भी मोहम्मद बिन तुगलक की असफल रही, जो कि 1330 ईस्वी में प्रचलित हुई। आगे है खुरासान का अभियान 1336-37 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया। उसके लिए महत्वपूर्ण क्या है कि खुरासान पर विजय प्राप्त के लिए तुगलक ने 3,70,000 सैनिकों के गठन करके उन्हें 1 वर्ष का अग्रिम वेतन प्रदान कर दिया। उन्होंने कहा, आप लड़ने जाएंगे, हम आपको 1 वर्ष पहले का वेतन दे देते। उन्होंने 1 वर्ष का वेतन पहले ही दे दिया। अब आप सोचिए, अगर किसी को वेतन मिल गया तब वो काम पे नहीं भी आएगा तो क्या गारंटी है कि आप उससे अपना पैसा वसूल सकते हैं, और क्या वो ईमानदारी से कार्य करेगा। एक पैसे का जब भी लालच नहीं रह जाएगा तो कोई व्यक्ति, जरूरी नहीं हर व्यक्ति कार्य ही करे। तो कहीं ना कहीं इनकी ये भी योजना असफल रही, जो कि खुरासान अभियान में उन्होंने अग्रिम दे दिया था। आगे देखते हैं। कराचिल अभियान, जो कि 1337-38 ईस्वी में चलाया। कराचिल अभियान में क्या किया कि तुगलक ने खुसरो मलिक के नेतृत्व में 1 लाख सैनिकों को भेजा, किंतु मौसमी दशा खराब होने के कारण यह योजना असफल रही। तुगलक ने खुसरो मलिक के नेतृत्व में उन्होंने कहा कि 1 लाख सैनिक भेजा कराचिल अभियान में, किंतु मौसम, आप सोचिए दुर्भाग्य ही होगा कि मौसम खराब हो गया और वह योजना असफल रही, और 1 लाख सैनिक के लिए उन्हें बहुत अधिक धन खर्च करने पड़े, जो कि कराचिल का अभियान 1337-38 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे एक नोट है कि नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में मध्य एशिया के महान सेना नायक तैमूर, हम जिन्हें तैमूर कहते हैं, मध्य एशिया का एक महान सेना नायक था। तैमूर का आक्रमण भी 1398 ईस्वी में भारत में हुआ था, जब नसीरुद्दीन महमूद, जो कि तुगलक वंश का शासनकाल में था। आगे देखते हैं। यहाँ पे एक प्रश्न है कि कृषि के विकास हेतु अमीर ए कोही नामक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा प्रारंभ किया गया था। अमीर कोही नामक नया विभाग कृषि के विकास के लिए मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा शुरू किया गया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको याद रखिएगा। आगे है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट वैसे नहीं है। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ। सांकेतिक मुद्रा, हम तांबे को भी मुद्रा मान ले रहे हैं, कांसे को भी चांदी के बराबर। अब आप सोचिए, कीमती क्या है, चांदी है, लेकिन चांदी के बराबर है तो हर जगह पैसा ही पैसा, पैसे का ही मूल्य कम हो गया। अब जो किस वस्तु को आप विनिमय का माध्यम बनाएंगे उसकी वैल्यू ही नहीं रह जाएगी, तो विनिमय कैसे होगा। आगे देखते हैं। मोरक्को निवासी इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आए थे। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, इब्न बतूता, जो कि मोरक्को निवासी थे। मोरक्को कहाँ है, अफ्रीका में। अफ्रीका, जैसे ये अफ्रीका है ना, ये अफ्रीका का ये मैप है, ये अफ्रीका है। तो यहाँ पे अफ्रीका के उत्तर पूर्व में, सहारा रेगिस्तान के उत्तर पूर्व में है, जहाँ पे मोरक्को है, वही मोरक्को के निवासी थे इब्न बतूता, जिन्होंने अपनी पुस्तक क्या लिखी थी, रेहला नामक पुस्तक लिखी थी। रेहला किसकी पुस्तक है, इब्न बतूता की। तो मोरक्को निवासी इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आए थे, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 ईस्वी में। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको याद रखिएगा। तो जब मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता आए थे, तो इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। दिल्ली का काजी,
दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। और 1342 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को राजदूत के रूप में चीन भी भेजा था। तो कभी भी प्रश्न आ जाए, इब्न बतूता को राजदूत के रूप में चीन किसने भेजा था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। आगे देखते हैं, रेहला नामक पुस्तक का रचनाकार कौन था? इब्न बतूता। अभी हमने देखा रेहला किसकी पुस्तक है? इब्न बतूता की। रेहला के बारे में क्या लिखा गया? इब्न बतूता ने रेहला में किसकी चर्चा की है? रेहला सबसे पहले किसकी पुस्तक है? मोरक्को निवासी इब्न बतूता की। रेहला में मोहम्मद बिन तुगलक अर्थात तुगलक वंश के बारे में यहाँ पे है कि जो इब्न बतूता की रेहला पुस्तक है उसमें मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन किया गया है। रेहला में यह बताया गया है कि जो विदेशी व्यापारी के आवागमन, जो विदेशी व्यापारी आते थे, डाक चौकियों की स्थापना, डाक व्यवस्था था, गुप्तचर विभाग था। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में गुप्तचर थे, डाक व्यवस्था थी और व्यापारी आया जाया करते थे। इसकी चर्चा रेहला में है, जो कि तुगलक वंश के बारे में लिखा गया है, खासकर मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। आगे यहाँ पे एक नोट है, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही सल्तनत से विद्रोह कर 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य तथा 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। वही जो शासक सबसे बुद्धिमान है, उसी के शासनकाल में देश कहीं न कहीं एक छोटे छोटे राज्यों का उदय हो रहा है। उन्हीं राज्यों में 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य स्थापित कर दिया और उसी समय 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना लगभग महाराष्ट्र के क्षेत्र में कर दिया था, जो कि दक्कन के आसपास क्षेत्रों में शामिल होता है। तो आप इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं, होली के त्योहार के सर्वाधिक, इसकी बात हो रही, होली के त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने दिल्ली के जो होली का त्योहार था, तो दिल्ली सल्तनत का वह शासक जो होली के त्योहार में सार्वजनिक उत्सव के रूप में भाग लिया था, वो थे मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक सहिष्णु भी थे, वो सभी धर्मों को लगभग समान रूप से मानने की चेष्टा करते थे कि हमें सभी धर्मों को समान रूप से संरक्षण देना चाहिए। चूंकि हम राजा हैं तो कहीं न कहीं राजा को यह अधिकार होना चाहिए। आगे देखते हैं, तो कभी भी प्रश्न आए, होली के त्योहार को उत्सव के रूप में सार्वजनिक रूप में सबसे पहले किस सुल्तान ने भाग लिया था? मोहम्मद बिन तुगलक। आगे है, किस जैन संत के साथ मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध घनिष्ठ थे? जैन संत, जैन धर्म की स्थापना महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। ऋषभ देव के द्वारा या आदिनाथ के द्वारा माना जाता है जैन धर्म की स्थापना हुई थी और 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। आगे है, यहाँ पे है तो कि किस जैन संत के साथ मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध घनिष्ठ थे? निजामुद्दीन औलिया के बारे में हमने देख लिया था कि उनके दुश्मन थे। उन्होंने कहा कि जब निजामुद्दीन औलिया को गयासुद्दीन तुगलक ने निकलने को कहा तो उन्होंने कहा दिल्ली हनूज दिल्ली दूरस्त, मतलब भी दिल्ली दूर है, आप है बीच में, कुछ भी हो सकता है। वहीं मोहम्मद बिन तुगलक एक जैन संत हैं, उनको संरक्षण प्रदान करता है और उनका उनसे घनिष्ठ संबंध है। वो हैं जिन प्रभा सूरी का जैन जो कि एक संत हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के साथ घनिष्ठ संबंध थे। आगे है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु किस अभियान के दौरान हुई थी? मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु
सिंध अभियान के दौरान हुई थी, जो कि 1351 ईस्वी में हुआ था। आगे है, उसमें कहा जाता है कि जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु सिंध अभियान के समय 1351 ईस्वी में हो गई, तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में लिखा जाता है, बदायूनी लिखते हैं, बदायूनी लिखते हैं कि अंततः जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई तो अंततः लोगों को उससे, किससे, उससे अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक से, अंततः लोगों को मोहम्मद बिन तुगलक से मुक्ति मिल गई और मोहम्मद बिन तुगलक को लोगों से, वो लोगों के लिए परेशान था और लोग उसके लिए परेशान थे। क्योंकि माना जाता है कि वो सबसे पढ़े लिखे थे, सबसे ज्यादा समझदार थे, लेकिन वो लोगों के लिए कार्य करते थे, वो असफल हो जाता था। तो कहीं ना कहीं लोग उनसे मुक्ति पा गए और मोहम्मद बिन तुगलक लोगों से मुक्ति पा गया। यह कथन किसका है कि अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से, यह बदायूनी का कथन है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। आगे है, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किस शासक ने की? इसको हम आज PW कहते हैं, PWD, पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट। उसका सबसे पहले विभाग के रूप में स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था, जो कि तुगलक वंश के एक शासक थे। जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई तो इसके बाद फिरोज शाह तुगलक शासक बने। फिरोज शाह तुगलक ने लोक निर्माण विभाग की स्थापना की। फिरोज शाह तुगलक ने राज्याभिषेक अपना ठट्टा में 1351 ईस्वी में करवाया था। जब सिंध अभियान के समय 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई तो 20 मार्च के करीब लगभग 1351 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने ठट्टा में अपना राज्याभिषेक करवाया। आगे देखते हैं, सबसे अधिक गुलाम, यहाँ पे एक अलग प्रश्न है कि टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख, कहाँ कहाँ, टोपरा और मेरठ से अशोक के 2 स्तंभ लेख किस शासक द्वारा दिल्ली लाया गया था? टोपरा से अशोक का अभिलेख दिल्ली लाया गया और मेरठ से दिल्ली फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था, जो कि टोपरा से और मेरठ से जो अशोक के अभिलेख थे उसको दिल्ली लाया गया था। तो आप इसको याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही, अभी हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे है, सबसे अधिक गुलाम किस सुल्तान के दरबार में थे? सबसे अधिक गुलाम फिरोज शाह तुगलक गुलामों का शौकीन था। उन्होंने सबसे अधिक गुलाम अपने दरबार में रखे थे। सबसे अधिक गुलाम फिरोज शाह तुगलक के दरबार में थे। आगे है, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? ब्राह्मणों पर जजिया कर किसके द्वारा लगाया गया था? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। वो प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर, क्या था, जजिया कर गैर मुसलमानों से, जो गैर मुस्लिम लोग होते थे और अगर कहीं धार्मिक कोई अनुष्ठान करना हो तो उन्हें टैक्स देना पड़ता था, जिन्हें हम जजिया कर कहते हैं, जजिया कर। तो जजिया कर इससे पहले गैर मुसलमानों को तो था, लेकिन उसमें जो ब्राह्मण थे उनको छूट थी कि आप कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करेंगे तो ब्राह्मणों को इस बात की छूट थी, अन्य लोग नहीं कर सकते थे। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया कि अगर आप कोई भी हिंदू धार्मिक अनुष्ठान करते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा।
तो एक जजिया कर हो गया। फिरोज शाह तुगलक ने 24 टैक्स को समाप्त किया था और 4 नए टैक्स लगाए थे। कौन कौन से? उन्होंने 4 केवल टैक्स रखा। खुम्स, एक खुम्स है, हम देखते हैं नए से। खुम्स क्या बोलते हैं? खुम्स। खुम्स क्या होता था? जो युद्ध किया जाता था, जब सैनिक युद्ध करने जाते थे तो जो लूट कर लाते थे, उस धन को खुम्स कहा जाता था। और खराज, खराज क्या हो जाता था? अगर जो लगान लगाया जाता था उससे वसूला गया राजस्व खराज कहलाता था। जजिया तो हमने देख लिया, मुसलमानों से लिया जाता, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था जजिया। जजिया कर गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर होता था। और जकात, तो कौन कौन से 4 टैक्स हो गए? खुम्स, खराज, जजिया, जकात। यह 4 टैक्स फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाया गया और अन्य 24 को समाप्त कर दिया गया। आगे है, हक ए सर्ब नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने सिंचाई कर लगाया था? फिरोज शाह तुगलक। उन्होंने कहा 1/10वें भाग पर अगर आप सिंचाई करते हैं तो आप अपनी जमीन के 1/10वें हिस्से, जमीन नहीं, जो जमीन पर अनाज उगेगा उस अनाज का 1/10वां हिस्सा आपको सिंचाई कर के रूप में देना होगा, जिसे हम हक ए सर्व कहते हैं। तो कभी भी आए हक ए सर्व क्या था? तो सिंचाई कर था, जो कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाया गया। आगे देखते हैं, फिरोज शाह तुगलक को इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि इन्होंने 5 बड़ी नहरों का भी निर्माण करवाया था, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। फिरोज शाह तुगलक ने 300 नए नगर भी बसाए थे, जिसमें हिसार, फिरोजाबाद जो कि दिल्ली के पास है, फतेहाबाद, जौनपुर। जौनपुर का भी जो स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही किया गया था। फिरोजपुर भी फिरोजपुर 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 भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित हुआ था। आगे है, फिरोज शाह तुगलक के बारे में हम लोग ये भी जान लेंगे कि फिरोज शाह तुगलक ने अनाथ मुस्लिम जो महिला थी, विधवा थी, लड़कियां थी, उनकी सहायता के लिए एक नए विभाग की स्थापना की थी, जिन्हें हम दीवाने खैरात कहते हैं। तो हम देखते हैं फिरोज शाह के काल में कौन कौन से नए विभाग स्थापित किए जो कि बहुत महत्वपूर्ण थे। दीवाने बंदगान, जिनमें दासों की देख रेख की जाती थी, कि दास के लिए दास तो रहेंगे क्योंकि यह दासों का शौकीन था, लेकिन उन दासों को देख रेख के लिए दीवाने बंदगान नाम का एक विभाग बनाया गया था। आगे है, दीवान ए इस्तिहाक, ये क्या था? ये पेंशन देने के लिए स्थापित किया गया एक विभाग था, जिसमें जो सैनिक हुआ करते थे उन्हें बाद में पेंशन दिया जाता था, या फिर जो वृद्ध लोग होते थे उन्हें भी पेंशन जाता था, वह दीवाने इस्तिहाक विभाग से दिया जाता था। आगे है, दीवाने खैरात, यह क्या था? असहाय लोगों की मदद के लिए बनाया गया था दीवाने खैरात, जिसमें अनाथ बच्चे थे, मुस्लिम महिलाएं थीं, विधवा थीं और लड़कियों की सहायता के लिए इस विभाग की स्थापना की गई थी, जिसे हम दीवाने खैरात कहते हैं, और यह फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया था। आगे है, दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? हमने गयासुद्दीन तुगलक देखा, फिरोज शाह तुगलक देखा, नसीरुद्दीन महमूद को देखा, फिरोज शाह तुगलक को देखा, लेकिन तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वो अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद थे, जो कि मध्य एशिया के एक महान सेना नायक थे, जो कि तैमूर का आक्रमण नसीरुद्दीन महमूद के ही शासनकाल में हुआ था। तो हमने तो ये तुगलक वंश देखा, तुगलक वंश के बारे में थोड़ा सा हम ये जान लेते हैं कि दासों की देखभाल के लिए दीवाने बंदगान स्थापित किया गया था।
तुगलक वंश में ही, मुख्यतः फिरोज शाह तुगलक के समय में ही जो सैन्य पद थे उन्हें वंशानुगत कर दिया गया था कि कोई भी सैनिक है उनका पुत्र भी आगे सैनिक ही होगा। तो सैन्य पद को वंशानुगत फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कर दिया गया था। तुगलक काल में ही सबसे अधिक दासों की संख्या थी। सबसे अधिक दास तुगलक काल में ही स्थापित हुए थे। आगे है, और फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु कब हुई थी? हमने देखा कि क्या क्या फिरोज शाह तुगलक ने किया था मृत्यु। 1388 ईस्वी में मृत्यु उनकी मानी जाती है। तो फ्रेंड्स, हमारा ये छोटा सा जो कि एनसीईआरटी से संबंधित प्रश्नों के माध्यम से हमने जो भी महेश अरोड़ा सर की पुस्तक में दिया था उससे कवर किया, जो कि तुगलक वंश से संबंधित था। तुगलक वंश 1320 से लेकर 1440 ईस्वी तक था। आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा, इसके प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो हम इस लेक्चर को ही समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।